प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है परिवर्ती द्रव्यमान निकाय की गति, यानी मोशन ऑफ ए सिस्टम विद वेरिंग मास। यह बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स का टॉपिक है। तो देखिए कि भौतिकी के अंतर्गत हमने जितने भी तंत्रों के बारे में हमने अध्ययन किया है, उनकी गति का अध्ययन किया है, उनमें द्रव्यमान स्थिर होता है, यानी द्रव्यमान को हम स्थिरी मानते हैं। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें कि द्रव्यमान जो है वो परिवर्तित होता है, जैसे कि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने वाले एक ट्रक की गति, किसी गतिमान भारवाहक गाड़ी पर भार चढ़ाना या उतारना, रॉकेट की गति जिसमें दहन क्रिया से निकलने वाली गैसों के कारण इनके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। तो ये जो उदाहरण हमने दिए हैं वो सभी परिवर्ती द्रव्यमान निकाय के उदाहरण हैं। इसमें क्या हो रहा है कि टाइम के जो सापेक्ष है इनके द्रव्यमान में कमी या वृद्धि हो रही है, तो इसलिए इनका जो द्रव्यमान है समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है। जबकि भौतिकी में हम किसी निकाय की गति का अध्ययन करते हैं, उसमें द्रव्यमान स्थिर रहता है, वो टाइम के सापेक्ष चेंज नहीं होता है। ठीक है। और एक अन्य उदाहरण और है, जैसे बारिश की बूंद का गिरना। बारिश की बूंद जब गिरती है तो बहुत मोटी होती है, लेकिन वायु के घर्षण बल के कारण वो अंततः बहुत छोटी हो जाती है। तो यानी वो भी एक परिवर्तित द्रव्यमान का उदाहरण है, क्योंकि उसका भी द्रव्यमान कम हो रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार की जो गतियां हैं जिनमें द्रव्यमान है जो परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हो सकता है उनका वेग भी बदल जाए। तो इस प्रकार की गति का अध्ययन करने के लिए हम सीधे ही जो सूत्र है हमारे पास F=ma का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फार्मूला है F=ma, इसमें जो द्रव्यमान होता है वो नियत माना जाता है। ठीक है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ केस है उसमें द्रव्यमान है जो परिवर्तित हो रहा है समय के सापेक्ष, इसलिए अब हम इस फार्मूले को F=ma को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि जो परिवर्ती द्रव्यमान निकाय है उसके लिए ये जो फार्मूला है किस प्रकार परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए आगे, माना किसी समय t पर कैपिटल M द्रव्यमान के निकाय का प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के सापेक्ष जो वेग है वो v सदिश है। किसी पर्टिकुलर टाइम t पर जो निकाय है उसका द्रव्यमान तो है कैपिटल M, और उसका जो प्रयोगशाला तंत्र के सापेक्ष वेग है v सदिश। ठीक है। अब मान लीजिए कि t+Δt समय पर इसका डेल m भाग अलग हो जाता है, इससे डेल m जो भाग है इस द्रव्यमान से अलग हो गया है, पृथक हो गया है। और जो शेष द्रव्यमान है कितना बचेगा, शेष कैपिटल M माइनस डेल m, और इसका वेग अब कितना हो जाता है, v+dv हो जाता है। ठीक है। तथा जो निष्कासित द्रव्यमान है हमारे पास डेल m, उसका इस पर्टिकुलर टाइम t पर जो वेग है वो स्मॉल u सदिश है। ठीक है। तो देखो, यदि हम जो निष्कासित द्रव्यमान डेल m और जो शेष द्रव्यमान m माइनस डेल m को अभी एक निकाय के रूप में माने, तो तंत्र पर कार्यकारी बल कितना होगा, F_external=dp/dt। ठीक है। तो डेल टी समय में निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, डेल P=pf माइनस पी आई, यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ठीक है। तो जहां पर pf और pi निकाय के समय t+Δt और t पर संवेग है,
यानी ये प्रारंभिक संवेग है, ये अंतिम संवेग है। तो डेल पी क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ठीक है, तब दोनों संवेग हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी एफ देखिए, अंतिम संवेग कितना हो जाएगा, अंत में क्या बचता है हमारे पास, द्रव्यमान बचेगा एम माइनस डेल एम, और एक दूसरा बचेगा डेल एम द्रव्यमान। ठीक है, तो इनके कारण जो संवेग होगा वो कितना हो जाएगा, एम माइनस डेल एम, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी प्लस डेल वी, प्लस ये द्रव्यमान डेल एम और इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू। तो ये हो जाएगा संवेग, कौन सा, अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग देखिए पी आई, प्रारंभ में द्रव्यमान कितना है निकाय का, एम, और वेलोसिटी कितनी है, वी। तो प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा, कैपिटल एम वी। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल पी इक्वल टू, दोनों के मान रख दीजिए, पी एफ माइनस पी आई, दोनों के हमने मान रख दीजिए। आगे देखिए, ये हमारे पास मान आ गया है संवेग का, संवेग में परिवर्तन। तो डेल पी अपॉन डेल टी का मान कितना हो जाएगा, एम माइनस डेल एम ब्रैकेट बंद इंटू वी प्लस डेल वी प्लस डेल एम यू सदिश माइनस एम वी। अब बल कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल पी अपॉन डेल टी लिमिट इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। अब डेल पी अपॉन डेल टी का मान रख दीजिए, यहाँ पर ये डेल पी का मान है और ये डेल टी आ गया। हल कर लीजिए, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, इसको हल करेंगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पद हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चार पद हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, एक पद ये आ जाएगा, ये पद ऐसे कैसे आ जाएगा, अपॉन डेल टी। इसमें से जो पद कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो मैं एम वी से ये एम वी वाला पद इसमें कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये जो पद देखिए, इस पद को देखिए, ये है डेल एम डेल वी। तो इस वाले पद को हम नगण्य मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि डेल एम भी स्मॉल राशि है और डेल वी भी स्मॉल राशि है। जब दो स्मॉल राशियों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक अन्य उससे भी कम राशि प्राप्त होगी, तो इसलिए हम इसको नगण्य मान सकते हैं। तो नगण्य मान लीजिए, तो हमारे पास जो है अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो ब्रैकेट कैपिटल एम डेल वी अपॉन डेल टी माइनस वी सदिश डेल एम अपॉन डेल टी प्लस यू सदिश डेल एम अपॉन डेल टी। ठीक है, अब आगे देखिए, लिमिट, अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल वी अपॉन डेल टी, तो ये चेंज हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी में, और लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एम अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, माइनस डी एम अपॉन डी टी में चेंज हो जाएगा। अगर डेल टी टेंड्स टू जीरो जा रहा है तो ये जो डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने माइनस है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो माइनस लगाया है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो द्रव्यमान है वो समय के सापेक्ष घट रहा है। अगर द्रव्यमान समय के सापेक्ष बढ़ेगा तो यहाँ पर ये जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा, और घट रहा है तो ये माइनस साइन आएगा। इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अधिकतर उन्हीं केसेस के बारे में अध्ययन करते हैं जिनमें द्रव्यमान है जो समय के सापेक्ष कम होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डी एम अपॉन डी टी के साथ माइनस साइन लगाया है। तो अब एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी सदिश डी एम अपॉन डी टी माइनस यू डी एम अपॉन डी टी। ये पद हम हमारे पास हो जाएंगे, या इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं, डी अपॉन डी टी एम वी सदिश माइनस यू सदिश डी एम अपॉन डी टी, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास ये वाले पद वापस प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है,
तब इसको नाम दे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 से देखिए, तो जो समीकरण 1 है उसको मैं इस प्रकार रिप्रेजेंट करता हूँ, रीअरेंज कर लीजिए, यानी एम डी वी अपॉन डी टी को एक साइड लिख दीजिए, बाकी पद दूसरी साइड ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, एम डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस यू माइनस वी ब्रैकेट बंद डी एम अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर ये u माइनस जो v है वो क्या है कि निष्कासित द्रव्यमान का मुख्य द्रव्यमान के सापेक्ष वेग है। ये जो है u माइनस वी निष्कासित द्रव्यमान का, यानी डेल एम का जो निकाय था हमारे पास m वाला, उसके सापेक्ष वेग है। और मैं इसको वी आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस वी। तो ये जो इक्वेशन है वो किस प्रकार चेंज हो जाएगी, एम डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस वी आर डी एम अपॉन डी टी। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है। अब देखो, अगर इसमें ये अंतिम पद अगर नहीं हो तो ये वाली जो इक्वेशन है किस प्रकार की हो जाएगी, एफ इक्वल टू एम ए, सेम उसी प्रकार की हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ये जो इक्वेशन है इसमें ये पद और एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है। तो ये जो वाला पद है समीकरण 2 का जो है अंतिम पद, निकाय से अलग हुए द्रव्यमान के कारण संवेग में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। इसे अलग हुए द्रव्यमान द्वारा निकाय पर लगने वाला बल माना जा सकता है। तो जब हम परिवर्ती द्रव्यमान की गति की समीकरण कैलकुलेट करेंगे या हम किसी भी परिवर्ती निकाय पर हम जो है F इक्वल टू एम ए का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो इस केस में परिवर्ती द्रव्यमान निकाय के केस में हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।